तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम में यूट्यूब चैनल गुप्त वंश। इसमें जो है हम पैट का एग्ज़ाम फोकस कर रहे हैं और पैट के एग्ज़ाम में जो जो महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं इतिहास से, जो टॉपिक पैट में दिया गया है, केवल हम उन्हीं टॉपिकों को पढ़ रहे हैं। तो आज जो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हुए क्या पढ़ेंगे, गुप्त काल पढ़ेंगे। गुप्त काल को जो है भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम काल कहा जाता है। और गुप्त काल में जो है इसके संस्थापक श्रीगुप्त थे, उसके बाद घटोत्कच बैठा, उसके बाद जो है राजा बने थे चंद्रगुप्त प्रथम राजा बने थे, और उसके बाद जो है समुद्रगुप्त राजा बने। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, वे राजा बने। उसके बाद इसी क्रम में राजा आगे बढ़ते रहेंगे। तो एक एक करके हम गुप्त वंश के सभी राजाओं को पढ़ेंगे और जो एग्ज़ाम दृष्टि से इसमें महत्वपूर्ण सवाल बन सकते हैं उन सभी सवालों को फोकस करेंगे और थोड़ा इसे समझने का भी प्रयास करेंगे। तो आओ दोस्तों स्टार्ट करते हैं गुप्त काल का टॉपिक। तो ये जो है ये गुप्त काल है। गुप्त काल जो है, गुप्त काल को हम भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम काल कहते हैं। स्वर्णिम काल कहते हैं, ध्यान रखेंगे दोस्तों। क्या कहते हैं हम इसे? गोल्डन एज। इसे हम कहते हैं गोल्डन एज। और कहें का गोल्डन एज? भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम काल कहते हैं। इतिहास में ये स्वर्णिम काल के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये हम आगे बात करेंगे। वैसे इनकी सारों की स्वर्णिम काल जो भारतीय संस्कृति का है वो गुप्त काल है, और जो चित्रकला का है वो जहांगीर का है, और जो स्थापत्य कला का है वो शाहजहाँ का है, और जो हिंदी साहित्य का स्वर्णिम काल होता है वो अकबर के शासनकाल को कहते हैं। तो ये हम आगे एक नज़र में देख लेंगे। गुप्त काल जो है गोल्डन एज हो गया, भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम काल हो गया। और इसके जो संस्थापक है वो हो गए श्रीगुप्त। ध्यान रखेंगे, इसके जो संस्थापक है वो हो गए श्रीगुप्त। श्रीगुप्त ने जो शासन किया था 240 से लेकर 80 तक किया था। इसके बाद इनका पुत्र गद्दी पर बैठा घटोत्कच। 280 से लेकर 319 ईस्वी तक इसने शासन किया था। श्रीगुप्त और घटोत्कच दोनों की जो उपाधि है वो थी महाराज की। दोनों की जो उपाधि है महाराज की है। और घटोत्कच को जो है गुप्त वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। घटोत्कच को क्या कहा जाता है? गुप्त वंश का आदि पुरुष कहा जाता है। इनके बारे में ज़्यादा कुछ प्रमाण मिलते नहीं हैं। जो वास्तविक संस्थापक के रूप में देखा जाता है गुप्त वंश का, तो वो चंद्रगुप्त प्रथम को देखा जाता है। और चंद्रगुप्त प्रथम से ही इनके इतिहास के जो पूर्ण साक्ष्य मिलते हैं। तो अब हम यहाँ पर जो है चंद्रगुप्त प्रथम को देखेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम का जो शासनकाल है वो 319 ईस्वी से लेकर 335 ईस्वी तक है। और ये क्या है? ये गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक है। ये सवाल इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। सर्वप्रथम इन्होंने क्या किया था? रजत मुद्राओं का प्रचलन किया। वास्तविक संस्थापक कौन है इसका? चंद्रगुप्त प्रथम है। और सर्वप्रथम इन्होंने रजत मुद्राओं का प्रचलन किया था। इनका जो विवाह है वो कुमार देवी से हुआ था। इनका विवाह किससे हुआ था? कुमार देवी से इनका विवाह हुआ था। और इन्होंने एक नए संवत की शुरुआत करी थी जिसका नाम है गुप्त संवत। ये सवाल इसमें इम्पोर्टेंट है, ये आप ध्यान रखेंगे। और यहाँ से एक सवाल बनाकर वो एग्ज़ाम में पूछता है कि गुप्त संवत जो है 319 ईस्वी में चला था जब ये गद्दी पर बैठे थे। यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम जो है जब गद्दी पर बैठे थे तो 319 ईस्वी में इन्होंने क्या चलाया था? गुप्त संवत चलाया था। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 78 ईस्वी में क्या चला था? वो चला था शक संवत। ये शक संवत जो राजा कनिष्क जब गद्दी पर बैठे थे और 78 ईस्वी में उनका जब राज्यारोहण हुआ था तो उसी क्रम में इन्होंने क्या चलाया था? शक संवत चलाया था। अब आपसे एग्जाम में क्या सवाल पूछता है कि शक संवत और गुप्त संवत के बीच में कितना अंतर है? तो 9 में से 8 गए, 1 11 में से 7 गए,
4, इधर 2 बचे, 241। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, गुप्त संवत और शक संवत में 241 वर्षों का अंतर आता है। 241 वर्षों का अंतर आता है। ये सवाल इसमें इम्पोर्टेंट है, ये पूछा गया है एग्ज़ाम में कि शक संवत और गुप्त संवत में कितना अंतर आता है। तो 241 वर्षों का अंतर आता है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो इनकी जो उपाधि है वो उपाधि क्या है? महाराजा धीराज की उपाधि है। उपाधि इनकी इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्ज़ाम में आ चुकी है। तो चंद्रगुप्त प्रथम जो है इस वंश के वास्तविक संस्थापक थे और इनकी उपाधि जो है महाराजा धीराज की है। इनका विवाह जो हुआ था लिच्छवी राजकुमारी, किससे हुआ था? कुमार देवी से हुआ था। और कुमार देवी से ही इनके एक पुत्र भी हुआ था जिसका नाम क्या है? समुद्रगुप्त है। ये समुद्रगुप्त जो है ये बड़े प्रतापी राजा हुए हैं इस वंश के। और ध्यान रखना दोस्तों, ये एक भी युद्ध नहीं हारे थे। ये आज तक जितने भी युद्ध इन्होंने लड़े थे सभी के सभी जीते थे। तो इसीलिए इनकी विजय से प्रभावित होकर, समुद्रगुप्त की विजय से प्रभावित होकर इन्हें विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने, यानी कि वी.ए. स्मिथ ने इन्हें एक उपाधि दी थी। इन्होंने कहा था इसे भारत का नेपोलियन। भारत का नेपोलियन, ये सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम में पूछा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और आप ध्यान रखेंगे ये कहा किसने था? वी.ए. स्मिथ ने। वी.ए. स्मिथ का एक बार पूरा ही नाम पूछा गया था, विंसेंट ऑर्थर स्मिथ। तो विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने इन्हें क्या कहा था? भारत का नेपोलियन कहा था। ध्यान रखेंगे। चलो पहले इनके बारे में थोड़ी सामान्य जानकारी, जो डाटा है सामान्य सा, वो देख लेते हैं। इनका नाम देख लो। इनका नाम जो सिक्कों पर मिलता है वो कांच मिलता है। इनका नाम कांच मिलता है। एक इनका अन्य नाम जो है वो चंद्रप्रकाश भी है। एक इनका जो अन्य नाम है चंद्रप्रकाश है। इनकी जो उपाधियाँ है, इनकी उपाधियाँ जो है वो भारत का नेपोलियन, विक्रमक, परक्रमांक, अश्वमेध यज्ञकर्ता, अश्वमेध यज्ञकर्ता। इनकी उपाधियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में लगातार पूछा जाता है यहाँ से सवाल इनकी उपाधियों का। इनकी उपाधि क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो है इनकी उपाधि पर पूछा जाता है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किसने कहा था? वी.ए. स्मिथ ने कहा था, विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने कहा था। विक्रमक, परक्रमांक, अश्वमेध यज्ञकर्ता, ये इनकी उपाधि है। वैसे इनसे संबंधित एक लेख होता है, प्रयाग प्रशस्ति लेख होता है, उसमें भी इनकी 8 उपाधियों का वर्णन दिया हुआ है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे? प्रयाग प्रशस्ति लेख के बारे में सामान्य सी जानकारी इकट्ठा करेंगे और उसके बाद में प्रयाग प्रशस्ति में जो इनका वर्णन हुआ है वो वहीं पर ही देखेंगे। तो आओ हम इसमें एक अध्ययन करते हैं प्रयाग प्रशस्ति लेख का। प्रयाग प्रशस्ति लेख जो है ये पाषाण पर खुदी हुई, पाषाण पर खुदी हुई समुद्रगुप्त की आत्मकथा है। ये प्रयाग प्रशस्ति क्या है? समुद्रगुप्त की आत्मकथा है जो एक पत्थर पर खुदी हुई है। इसके जो रचयिता है वो हरिसेन है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसके जो ये रचयिता है ये हरिसेन है। और हरिसेन यहाँ पर क्या उपाधि हरिसेन को मिली हुई है, किस पद पर ये है? ये समुद्रगुप्त का संधि विग्राहक है, कुमार मात्य है और महादंड नायक है। ये 3 उपाधि इसकी इस समय यहाँ पर है। ये पदों के नाम है। इसमें प्रयाग प्रशस्ति में ये पदों के नाम मिलते हैं। तो ये तीनों पद जो है हरिसेन को मिले हुए हैं, संधि विग्राहक, कुमार मात्य, दंड नायक। समुद्रगुप्त के क्या है? हरिसेन संधि विग्राहक, कुमार मात्य, महादंड नायक, ये इसे मिला हुआ है। अच्छा, प्रयाग प्रशस्ति को उत्कीर्ण करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? तिलभट्ट को जाता है। प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? प्रयाग प्रशस्ति को प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? ए. ट्रायर को जाता है। ए. ट्रायर इन्हें प्रकाश में कब लाए थे? 1834 में लाए थे। इनकी भाषा कौन सी है? प्रयाग प्रशस्ति की भाषा कौन सी है? संस्कृत है। इनकी लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि है। शैली इनकी कैसी है? चंपू शैली है, यानी कि गद और पद दोनों का मिश्रण है, दोनों मिश्रित रूप से ये लिखी गई है। उत्तरी भाग इसका गद में लिखा गया है, पूर्वी भाग इसका इसमें लिखा गया है।
इसके अंदर कितनी पंक्तियाँ हैं? इसके अंदर 33 पंक्तियाँ हैं। इसके अंदर कितनी पंक्तियाँ हैं? पर्याग प्रशस्ति के अंतर्गत 33 पंक्तियाँ हैं। अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे? पर्याग प्रशस्ति के अंतर्गत कितनी उपाधियाँ हैं जो समुद्रगुप्त की है। पर्याग प्रशस्ति के अंतर्गत समुद्रगुप्त की जो उपाधियाँ हैं वो यहाँ पर दी गई है। पर्याग प्रशस्ति के अंतर्गत सबसे पहली उपाधि बड़ी इम्पोर्टेंट है, धर्म प्राचीर बंद की। धर्म प्राचीर बंद की पहली उपाधि, इसके अंदर 8 उपाधि आएगी, यानी कि पर्याग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की 8 उपाधियों का वर्णन है। वो चीज़ देखेंगे। धर्म प्राचीर बंद, धरणी बंद, धरणी बंद इम्पोर्टेंट है। पृथ्व्याम पृथ्वीरथ, पृथ्व्याम पृथ्वीरथ इम्पोर्टेंट है। कविराज, कविराज, कविराज की उपाधि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लगातार एग्जाम में पूछी जाती है। परम भट्टारक, परम भट्टारक, सर्वराजोछेता, सर्वराजोछेता। लिच्छवी दोहित्र, यानी कि लिच्छवी दोहित्र, यानी कि लिच्छवी का पुत्र, यानी कि लिच्छवी का दोहित्र। लिच्छवी दोहित्र मतलब इनकी माता जो थी वो लिच्छवी जाति से थी। लिच्छवी दोहित्र का मतलब होता है पुत्र, यानी कि लिच्छवी दोहित्र मतलब लिच्छवी का पुत्र। पृथ्वीयाम प्रथम वीर, पृथ्वीयाम प्रथम वीर। ये 8 उपाधि जो है ये कहीं में दी गई है, इनका वर्णन कहीं में दिया गया है। 8 उपाधियों का जो वर्णन दिया गया है वो इसमें दिया गया है, पर्याग प्रशस्ति लेख में दिया गया है। अब पर्याग प्रशस्ति लेख को हम क्या देखेंगे? पर्याग प्रशस्ति लेख को हम देखेंगे, इसके अंतर्गत कितने राजाओं का वर्णन मिलता है। तो ये मैं इसमें हटा रहा हूँ। पर्याग प्रशस्ति लेख को हम देखेंगे, इसमें कितने राजाओं का वर्णन मिलता है। ध्यान रखेंगे इसमें पर्याग प्रशस्ति लेख में सम्राट अशोक का भी वर्णन है। सर्वप्रथम जो है इसमें सम्राट अशोक का वर्णन मिलता है। और सम्राट अशोक के वर्णन में सम्राट अशोक ने क्या किया था इसमें? जो कौशाम्बी में, जो कौशाम्बी का जो बौद्ध संघ था, बौद्ध संघ को रोकने के लिए, यानी कि इसमें विभेद, इसमें विभेद को रोकने के लिए इन्होंने जारी किया था। ध्यान रखेंगे ये पहला वर्णन है। और ये जो मूलतः था पर्याग प्रशस्ति, ये कौशाम्बी में था। कहाँ पर था ये? कौशाम्बी में ये था, लेकिन इसे लाया कहाँ गया? प्रयागराज लाया गया, इसे प्रयागराज लाया गया। यानी कि ये कौशाम्बी में था और इसे प्रयागराज अकबर के समय में लाया गया था। इसे प्रयाग किसका? सम्राट अशोक का वर्णन मिल रहा है। और इसी के अंतर्गत किसका मिलेगा? जहांगीर का। जहांगीर, बीरबल का भी मिलेगा, लेकिन हम राजाओं को फोकस कर रहे हैं तो जहांगीर का, अशोक का। यानी कि अगर क्रम में देखें हम, सम्राट अशोक और समुद्रगुप्त, यानी कि सम्राट अशोक, इसके बाद समुद्रगुप्त, और फिर तीसरे नंबर पर जहांगीर। इन तीनों का इसमें वर्णन मिल रहा है। ध्यान रखेंगे इसमें। तो कौशाम्बी, प्रयागराज, जहांगीर का जो उल्लेख इसमें किया था वो किया था अब्दुल मुस्किन कलाम ने, अब्दुल मुस्किन कलाम ने किया था। ये पर्याग प्रशस्ति का इसमें उल्लेख मिलता है। तो पर्याग प्रशस्ति में कितने राजाओं का उल्लेख मिल रहा है? समुद्रगुप्त का मिल रहा है, जहांगीर का मिल रहा है, और इसका मिल रहा है सम्राट अशोक का। अशोक ने जो कौशाम्बी में बौद्ध संघ था उसमें विभेद को रोकने हेतु किया था। अब ये हटा रहा हूँ मैं। पर्याग प्रशस्ति में ही हम आगे बढ़ेंगे। पर्याग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? पर्याग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? समुद्रगुप्त को क्या कहा गया है? कुबेर के समान। यानी कि कुबेर के समान तो ये क्या है? धनी है। इंद्र के समान,
वीर है, यम के समान दंड करता है, दंड करता है, वरुण के समान दानी है, वरुण के समान दानी है। ये इसे प्रयाग प्रशस्ति में कहा गया है। और प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के बारे में ये भी कहा गया है कि इन्हें जो है, ये पृथ्वी पर जो है देवता का ही एक रूप है, यानी कि इन्हें कोई गुण ऐसा नहीं है जो समुद्रगुप्त के अंदर नहीं पाया जा रहा है। सभी गुण समुद्रगुप्त में पाए जा रहे हैं और इन्हें धरती पर क्या बताया गया है, देवता कहा गया है। तो ये प्रयाग प्रशस्ति लेख था और ये समुद्रगुप्त के बारे में इनका वर्णन था प्रयाग प्रशस्ति लेख में। और प्रयाग प्रशस्ति लेख में ही समुद्रगुप्त को भारत का एक महान शासक के रूप में देखा गया है, या इतिहास का एक महान योद्धा के रूप में इन्हें देखा गया है। एक भी युद्ध ये नहीं आ रहे इसमें। समुद्रगुप्त जो है, इनके बाद जो एक राजा का वर्णन और मिलता है प्रयाग प्रशस्ति में नहीं, इनके बाद जो समुद्रगुप्त के बाद जो राजा बने वो बने थे रामगुप्त। रामगुप्त जो शासक बने थे वो 375 ईस्वी से बने थे और 80 ईस्वी तक, यानी कि 5 साल राजा बने थे। इनके बारे में कोई ज़्यादा खास जानकारी मिलती नहीं है। इनका बस एक ही इनका जो स्रोत है जानकारी का, वो केवल इनकी पुष्टि होती है विशाखा दत्त। विशाखा दत्त ने जो लिखी थी देवी चंद्रगुप्तम, देवी चंद्रगुप्तम, ये इनके ऐतिहासिकता जो इनकी सिद्ध होती है वो देवी चंद्रगुप्तम के द्वारा ही होती है। अब इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नी का नाम है ध्रुव देवी। ध्रुव देवी, इनकी पत्नी का जो नाम है वो है ध्रुव देवी। ध्यान में रखेंगे, इनकी पत्नी जो है बहुत सुंदर थी। इनकी पत्नी जो है बहुत सुंदर थी और इनके विशेष क्या है इसमें, शकों का आक्रमण। इस पर विशेष क्या है, शकों का आक्रमण। इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में डायरेक्ट, शकों का आक्रमण किसके समय में हुआ था, तो शकों का आक्रमण रामगुप्त के समय में हुआ था। जैसे पूछा जाता है हुणों का आक्रमण किसके समय में हुआ था गुप्त वंश के राजाओं में, तो वो स्कंदगुप्त के समय में हुआ था। इसी प्रकार शकों का आक्रमण रामगुप्त के समय में हुआ था। ये सवाल इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो रामगुप्त की जो कहानी है वो मैं आपको सुना देता हूँ। रामगुप्त के समय में शकों का आक्रमण हुआ था और ऐसी पुष्टि कहाँ से होती है हमें, विशाखा दत्त की देवी चंद्रगुप्तम से होती है। इनकी जो पत्नी थी ध्रुवदेवी वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी और वो जो है प्राचीन इतिहास की सबसे सुंदर महिलाओं में इनकी गिनती आती है। तो गिनती क्या आती है, प्राचीन इतिहास की सबसे सुंदर महिलाओं की गिनती ही इनसे शुरू होती है, ऐसा कह सकते हैं हम। तो रामगुप्त की जो पत्नी का नाम था ध्रुवदेवी था और इन पर हुआ शकों का आक्रमण। और शकों ने जब आक्रमण किया तो शकाधिपति जो शकों का राजा होता था उसने इनके पास में एक संदेश भिजवाया रामगुप्त के पास में। उसने कहा कि तू अपनी पत्नी जो है अगर मुझे दे देगा ध्रुवदेवी को, तो मैं जो है यहाँ से तेरी पत्नी को लेकर चला जाऊँगा और कोई भी आक्रमण नहीं करूँगा, ऐसा इसने कहा। तो ये रामगुप्त जो है एक बड़ा ही कायर शासक था, इसने अपनी पत्नी को इसे शकों को देने का फैसला भी कर लिया था। तो जब ये कह रहा, इसका क्या मानना था कि अगर तेरे जाने से ही युद्ध रोका जा सकता है तो तेरा चले जाना ही ठीक होगा। इसने ध्रुवदेवी को जो है ऐसा कहकर शकों के पास जाने का आदेश दे दिया। जब ये ध्रुवदेवी रास्ते में जा रही थी तो इसी का जो देवर था, यानी कि रामगुप्त का जो छोटा भाई था, रामगुप्त का जो छोटा भाई था उसका नाम था चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय। ये चंद्रगुप्त द्वितीय ही क्या बनेगा, ये विक्रमादित्य बनकर गद्दी पर बैठेगा बाद में। तो जब ये रास्ते में ध्रुवदेवी से रास्ते में ये मिला, इसने पूरा वृत्तांत इसे सुनाया कि ऐसे ऐसे उसने मुझे शकों के पास में भेज दिया। तो इसने क्या किया, ध्रुवदेवी का वेश बदल लिया और साड़ी पहनकर जो शकाधिपति का जो तंबू लगा था, शकाधिपति का जो
जो रहने का इंतज़ाम था, जहाँ पर जो उसका तंबू शिविर लगा था, उसमें ये धूर्देवी का वेश बना कर गया और शकाधिपति को उसी की तलवार से उसका सर काट के लाया था ये चंद्रगुप्त द्वितीय। और आते ही इसने क्या किया, आते ही रामगुप्त की भी हत्या की थी इसने। और आते ही इसने कहा था कि जब राजा ही इतना कायर होगा, जब ये प्रजा की अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पा रहा है तो प्रजा की कैसे करेगा। तो रामगुप्त की भी हत्या की, धूर्देवी से विवाह किया और तब ये गद्दी पर बैठ गया था। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के नाम से बैठा और ये पूरे गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली राजा के नाम से ये उभर के आएगा। तो पूरे गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली जो सम्राट हुआ है वो चंद्रगुप्त द्वितीय है और अब ये गद्दी पर बैठेगा। इसी क्रम में हम अभी से आगे पढ़ेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय को। रामगुप्त के बाद में कौन राजा बना था, वो बना था चंद्रगुप्त सेकंड। चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बना। रामगुप्त के बाद में रामगुप्त की हत्या कर दी थी इसने और जो रामगुप्त की वाइफ थी धुर्वस्वामिनी या धुर्देवी, उससे विवाह कर लिया था और ये गद्दी पर बैठ गया था चंद्रगुप्त द्वितीय। अब यहाँ पर ये जो जिस उपाधि को लेकर गद्दी पर बैठा था वो था विक्रमादित्य। ये सवाल इसमें इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। वो बार बार परीक्षा में पूछता है कि विक्रमादित्य जो उपाधि है वो किसकी है, चंद्रगुप्त प्रथम की है, चंद्रगुप्त मौर्य की है या चंद्रगुप्त सेकंड की है। तो आप इस सवाल को ध्यान में रखेंगे। चंद्रगुप्त द्वितीय जो था इसी का नाम जो है विक्रमादित्य था। चंद्रगुप्त सेकंड का नाम क्या था, विक्रमादित्य था। विक्रमादित्य कोई नाम नहीं है, विक्रमादित्य एक उपाधि थी जो भारत में 14 राजाओं ने ग्रहण करी थी। विक्रमादित्य जो है एक उपाधि थी और यह उपाधि जो है भारत में 14 राजाओं ने ग्रहण करी थी। और अंतिम राजा, अगर अंतिम राजा का नाम पूछा जाए जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की हो तो वो ध्यान रखना हेमचंद्र। हेमचंद्र या हेमू, ये वही हेमचंद्र है जो पानीपत का द्वितीय युद्ध जिसके साथ में अकबर ने लड़ा था, वो 14वां राजा था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। ये ध्यान में रखना आप बस। अब हम इसे आगे बढ़ाते हैं। इसका जो अन्य नाम है, अन्य नाम क्या है, देवराज या देवगुप्त, ये इसका अन्य नाम हो गया। उपाधि इसकी क्या है, विक्रयांक और परम भागवत। विक्रयांक और परम भागवत और विक्रमादित्य, 3 इनकी उपाधि हो गई। इनके जो सिक्के हैं धनुर्धारी प्रकार, छत्रधारी, अश्वारोही, ये इनके सिक्कों के प्रकार है। इसमें छत्रधारी वाले में उत्कीर्ण है विक्रमादित्य की उपाधि। एक राजा है जो ऐसे आहुति डाल रहा है उसमें और ये छत्र लेकर एक उसके पीछे खड़ा है। इसमें माँ लक्ष्मी का वर्णन भी है और विक्रमादित्य की उपाधि भी उत्कीर्ण है। ये राजा जो है धनुष बाण लिए मिलता है इसमें श्री विक्रम की उपाधि का उत्कीर्ण है, इसमें वर्णन मिला। इसकी विजय देखो, विजय मेहरौली स्थित लौह स्तंभ जो है, मेहरौली स्थित जो लौह स्तंभ है उसमें चंद्र नामक राजा जो शासक है, चंद्र नामक, उसकी जो विजय मिलती है। बाद में चंद्र नामक से जो राजा की जो पहचान हुई, चंद्र नामक जो राजा है उसकी जो पहचान हुई थी वो विक्रमादित्य के रूप में ही हुई थी। तो मेहरौली स्थित लौह स्तंभ में चंद्र नामक शासक की जो विजय का वर्णन मिलता है। इस चंद्र की पहचान भी जो की गई थी वो चंद्रगुप्त सेकंड से ही की गई थी, यानी कि यह चंद्रगुप्त द्वितीय ही था। अगर शक विजय देखें इसकी तो शकों का जो राजा था वो रुद्र सिंह तृतीय था। 409 में इसने इसे हरा दिया था। तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय की विजय थी। ये विजय थी, ये सिक्के थे इनके द्वारा चलाए गए, ये इनकी उपाधियाँ थी, ये इनके अन्य नाम थे। ज़्यादातर जो इसकी उपाधि पूछी जाती है वो विक्रमादित्य की ही पूछी जाती है। और एक सवाल हम यहाँ पर देखते हैं कि गुप्त काल को जो है, गुप्त काल को क्या कहते हैं, स्वर्णिम काल कहते हैं। लेकिन स्वर्णिम काल इसे कहते हैं तो कहीं का कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखेंगे। भारतीय संस्कृति का,
भारतीय संस्कृति का स्वर्णिम काल कहते हैं हम इसे। और अगर पूछा जाए किस राजा का शासन काल कहलाता है तो ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय का शासन काल ही है, जो पूरे गुप्त वंश में स्वर्णिम काल के नाम से जिसे जाना जाता है। चंद्रगुप्त द्वितीय को ही चंद्रगुप्त द्वितीय का जो शासन काल है वो ही स्वर्णिम काल है पूरे गुप्त काल का। तो ये अगर गुप्त काल पूछा जा रहा है कि किस वंश को स्वर्णिम काल कहते हैं तो गुप्त वंश का हो जाएगा। अगर पूछ रहा है गुप्त वंश में किस राजा के शासन काल को स्वर्णिम काल कहते हैं तो चंद्रगुप्त द्वितीय को कहते हैं। अब आप स्वर्णिम काल का सवाल थोड़ा सा और देख लो। अगर आपसे यहीं पर ही पूछ रहा है वो चित्रकला का स्वर्णिम काल बताओ, तो आप क्या बताते हैं? जहांगीर। अगर आपसे पूछ रहा है स्थापत्य कला का बताओ, तो आप बता देते हैं शाहजहां। अगर आपसे पूछ रहा है हिंदी साहित्य का, तो आप बता देते हैं अकबर। तो ये सभी के शासनकाल क्या है? स्वर्णिम काल में आते हैं। ये सभी के शासनकाल क्या है? स्वर्णिम काल में आते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, ये सवाल भी एग्ज़ाम में बन जाते हैं। अब चंद्रगुप्त द्वितीय से क्या सवाल बनता है और एग्ज़ाम में? चंद्रगुप्त द्वितीय से क्या सवाल बनता है एग्ज़ाम में? इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। इनके दरबार में क्या रहते थे? 9 रत्न। इनके दरबार में 9 रत्न रहते थे। तो उन 9 रत्न के नाम, जो जैसा पुलिस फोर्स का कोई एग्ज़ाम हो रहा है तो उसमें क्या पूछ लेता था? इनके नाम पूछ लेता था। लेकिन अब सवाल का इसने पूरा ही सिस्टम बदल दिया पूछने का, और ज़्यादा डीप पूछता है वो। तो अब वो क्या पूछता है कि जो ये 9 रत्न हैं ये क्या क्या थे? जैसा कालिदास क्या है? महाकवि। ये सवाल इम्पोर्टेंट है इसमें बहुत ज़्यादा। ये सवाल अधिकांश परीक्षा में पूछा जाता है। जैसा बेताल भट्ट क्या थे? जादूगर। धन्वंतरी चिकित्सक, आयुर्वेद का जनक कहा जाता है इन्हें। घटक पर कूटनीतिज्ञ। वारामीर खगोल शास्त्री थे। अमर सिंह शब्द कोशागार थे। वररुचि व्याकरण थे। शंकु वास्तुकार थे। शपणक फलित ज्योतिष थे। ये जो इनके 9 रत्न हैं, ये 9 रत्न क्या क्या थे वो चीज़ हमने यहाँ पर अब क्लियर कर ली। अब इसे क्या करते हैं? हम इसे हटा देते हैं, जैसा अब देखेंगे हम यहाँ कालिदास को क्या कहते हैं? कालिदास को कहते हैं भारत का शेक्सपियर। भारत का शेक्सपियर, ये इनका उपनाम हो गया। धन्वंतरी ने क्या किया था? आयुर्वेद का जनक कहा जा। वैसे तो कालिदास की बहुत सारी पुस्तक है, लेकिन हम इन्हें जो है अभी पुस्तकों को आगे जाकर और डिटेल में देखेंगे। इन्हें सभी को जो है इनकी जो इनकी, जब हम इसका गुप्त काल का साहित्य पढ़ेंगे तो उसमें इन चीज़ों को क्लियर करके चलेंगे। अब हम चंद्रगुप्त द्वितीय का जो अगला सवाल है, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और पूछा जाता है, वह है विदेशी यात्री का। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में एक विदेशी यात्री भारत आया था। उसका नाम था फाहियान। उसका क्या नाम था? फाहियान। फा इसका मतलब होता था धर्म, और हियान इसका मतलब होता था आचार्य। तो यानी कि इसका मतलब फाहियान के नाम का ही मतलब क्या हो गया? नाम का मतलब होगा धर्माचार्य, यानी कि धर्म का आचार्य था ये। और इनका उद्देश्य क्या था यहाँ पर आने का? इनका उद्देश्य था बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन। ये आए कब थे? ये 399 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक का इनका समय है जो ये आए थे। इनकी एक रचना है
फाइयान ध्यान रखेंगे, फाइयान से फू को की, ये इनकी रचना है फूको की। और आप ध्यान रखेंगे इसमें फूको की रचना किसने की, फाइयान ने की। अब आप इसमें फाइयान और भी कितनी चीज़ों का वर्णन करेंगे, जैसा इन्होंने वर्णन किया था, ये हटा देता हूँ मैं। जैसा इन्होंने जो वर्णन किया, कितना समय बताया मैंने इनका, 399 ईस्वी से लेकर 414 ईस्वी तक का ये इनका समय था। फाइयान ने वर्णन कहीं का किया, वो देखो इन्होंने मध्य देश का वर्णन किया। मध्य देश को क्या बताया इन्होंने, ब्राह्मणों का देश, ब्राह्मणों का देश। मध्य देश को बता रहे हैं ये बहुत ज़्यादा संपन्न है, समृद्ध है। और भारत में जो है ये यहाँ मध्य देश में और भारत में क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर मृत्यु दंड नहीं दिया जाता है। और एक चीज़ और बता रहे हैं ये, इन्होंने यहाँ पर चंडालों का विस्तृत वर्णन किया, चंडालों का विस्तृत वर्णन किया इन्होंने, चंडालों का विस्तृत वर्णन किया। और इन्होंने अशोक के महल को देखा, अशोक के महल को देखा। और जब इन्होंने अशोक के महल को देखकर ये इतने आश्चर्यचकित हो गए, अशोक के महल को इन्होंने क्या बताया कि ये जो है देवताओं द्वारा निर्मित है। ये अशोक के महल के बारे में इन्होंने ऐसा कहा फाइयान ने कि ये जो महल है ये देवताओं द्वारा निर्मित है। अब इनके बाद में जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय के जो हैं जो मोस्टली सवाल थे इम्पोर्टेंट से, वे हमने इसमें कवर कर लिए। अब जो इनके बाद राजा बनेंगे वो राजा कौन कौन बनेंगे, वो बनेगा इनका लड़का, ये हटा रहा हूँ मैं। तो द्वितीय विक्रमादित्य के बाद में जो राजा बना था उसका नाम था कुमारगुप्त प्रथम। तो अब हम जो है कुमारगुप्त प्रथम को देख लेते हैं। कुमारगुप्त प्रथम जो है इसने शासन किया था 415 से लेकर 55 ईस्वी तक इसने शासन किया था। और इनकी जो उपाधियाँ हैं वो इम्पोर्टेंट जो उपाधि है वो तो श्री महेंद्र की ही पूछी जाती है, और महेंद्रादित्य की, श्री महेंद्र और महेंद्रादित्य इनकी उपाधि है। और भी उपाधि है वैसे तो इनकी, अश्मेघी महेंद्र, सिंही महेंद्र। जैसा इन्हें स्वर्ण मुद्राओं पर इन्हें क्या कहा गया है, व्याघ्र निहंता, व्याघ्र परबल पराक्रम, व्याघ्र परबल पराक्रम कहा गया है इन्हें। स्वर्ण मुद्राओं पर व्याघ्र निहंता कहा गया है। हवेन सांग ने इन्हें क्या कहा था, हवेन सांग ने इन्हें शक्रादित्य कहा था, हवेन सांग ने इन्हें शक्रादित्य कहा था। गढ़वा अभिलेख है एक, ये इलाहाबाद में है, कहाँ मिलेगा, इलाहाबाद में मिलेगा गढ़वा अभिलेख। तो गढ़वा अभिलेख में इन्हें क्या कहा गया, परम भागवत कहा गया। गढ़वा अभिलेख में इन्हें क्या कहा गया, परम भागवत कहा गया। जो ये अश्वमेध यज्ञकर्ता उपाधि किसकी थी, वो थी समुद्रगुप्त की। समुद्रगुप्त के बाद में जो अश्वमेध यज्ञ किया था वो कुमारगुप्त प्रथम ने ही किया था। तो अश्वमेध यज्ञ की जो उपाधि से संबंधित होते हैं वो समुद्रगुप्त और ये कुमारगुप्त दोनों होते हैं। परम भागवत की जो उपाधि है उससे संबंधित कौन होते हैं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने भी परम भागवत की उपाधि ग्रहण की थी। और परम भागवत की उपाधि का वर्णन यहाँ भी मिल रहा है। तो दोनों ही ये परम भागवत की उपाधि दोनों ने ग्रहण की, दोनों संबंधित है। गढ़वा अभिलेख जो है कुमारगुप्त प्रथम द्वारा लिखाया गया अंतिम अभिलेख था, अंतिम अभिलेख है ये जो इसके द्वारा लिखाया गया है, ये आप ध्यान में रखेंगे। एक इसका सबसे इम्पोर्टेंट सवाल, कुमारगुप्त प्रथम का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल जो है, जो सबसे ज़्यादा बार परीक्षा में पूछा गया है, वो है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। और ये ही इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज़्यादा बार परीक्षा में पूछा जाता है इसे। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। ये गुप्त शासक है और इसे क्या कहते हैं, ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बुद्धा, यानी कि ये महायान शाखा का यहाँ पर विस्तृत अध्ययन कर सकते थे। इसे नष्ट किसने किया था, इसे नष्ट किया था बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी कौन है,
ये जो है ये मोहम्मद गोरी का, ये गोरी का सेनापति है। ये मोहम्मद गोरी का सेनापति है, इसने इसे नष्ट कर दिया था। और ये कौन था? ये मुस्लिम है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि बख्तियार खिलजी यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय का जो नाश किया था वो मुस्लिमों ने किया था, यानी कि बख्तियार खिलजी ने किया था। इस तरीके से सवाल एक बार उसने बना के पूछा था, इसीलिए बताया मैंने आपको, क्योंकि ऑप्शन में वो यहाँ पर मुग़ल भी देगा, मुग़ल ने किया था क्या, तो मुग़लों ने नहीं किया था, वो इन्होंने किया था। अब आ जाओ इसके बाद में जो आ जाओ वो आ जाओ स्कंदगुप्त का। स्कंदगुप्त इनके बाद में राजा जो बने थे वो स्कंदगुप्त बने थे। स्कंदगुप्त जो है ये 455 से लेकर 467 ईस्वी तक गद्दी पर बैठे थे। इनकी उपाधि जो इम्पोर्टेंट है वो कर्मादित्य की है, जो एग्जाम में पूछी गई है और पूछी जाती है वो कर्मादित्य की ही पूछी जाती है, बाकी और उपाधि ही नहीं पूछी जाती। वैसे तो इनकी सकरादित्य जो है इनकी उपाधि वो कहोम अभिलेख में इसका वर्णन मिलता है, सकरादित्य का। इनके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ से सवाल परीक्षा में आता है, वो आता है हुणों का आक्रमण। हुणों का आक्रमण किसके समय में हुआ था? हुणों का आक्रमण जो हुआ था वो स्कंदगुप्त के समय में ही हुआ था। और हुणों का जो नेता था वो था खुशनवाज। वो कौन था? खुशनवाज। जब हुणों का आक्रमण हुआ स्कंदगुप्त के समय में तो नेता था खुशनवाज। और इसका वर्णन कहाँ मिलता है? भीतरी स्तंभ लेख में। हुणों के आक्रमण का जो वर्णन मिलता है वो किस में मिलता है? भीतरी स्तंभ लेख में इसका वर्णन मिलता है हुणों के आक्रमण का। और इसने हुणों को जो है बुरी तरीके से पराजित किया था स्कंदगुप्त ने, और उस समय हुणों का नेता खुशनवाज था। उसके बाद तोरमान नेता बना हुणों का। इन्होंने एक शाखा अपनी भारत में स्थापित कर ली थी तब। उसके बाद उसका पुत्र राजा बना मिहिरकुल, इसने और ज़्यादा विस्तार किया था। तो जो ये हम हुणों के आक्रमण में ही पढ़ेंगे। यहाँ पर तो बस इतना ही देख लो। एक इसमें जूनागढ़ अभिलेख का वर्णन मिलता है। जूनागढ़ अभिलेख में क्या मिलता है? जो सौराष्ट्र प्रांत में, जो गुजरात में जो सुदर्शन झील का जो निर्माण कराया था वो किसने कराया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने किससे कराया था? पुष्यगुप्त वैश्य से कराया था। यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना गवर्नर यहाँ भेजा था पुष्यगुप्त वैश्य। फिर अशोक ने भेजा था। अशोक के गवर्नर का क्या नाम था? तुषास्प था। तुषास्प ने इस झील की मरम्मत कराई थी। फिर यहाँ पर तीसरे नंबर पर इसका जो मिला था वो जूनागढ़ अभिलेख में रुद्रदामन का मिला था। रुद्रदामन में सुविशाख उसका गवर्नर था। सुविशाख ने उसका क्या कराया था? उस झील पर बांध का निर्माण कराया था। सुविशाख ने कराया था। सुविशाख ने कराया था। और चौथे नंबर पर जो है स्कंदगुप्त का वर्णन मिलता है। स्कंदगुप्त ने किसे प्रशासक के रूप में भेजा था? यहाँ चक्रपालित को भेजा था। और चक्रपालित ने यहाँ पर क्या किया था? इस बांध का निर्माण कराया था, दोबारा निर्माण भी कराया, और यहाँ पर भगवान विष्णु की मूर्ति भी स्थापित की थी। इसके समय में, जो स्कंदगुप्त के समय में जो सिक्के चलते थे वो वृषभ शैली के सिक्के चलते थे। इस वृषभ शैली के सिक्के जो है वो स्कंदगुप्त ने चलाए थे। तो यहाँ पर जो गुप्त वंश के जो प्रतापी राजा हुए, यहाँ तक ही गुप्त वंश के जो शक्तिशाली राजा हैं वो इतने ही थे स्कंदगुप्त तक ही। तो ये अब इनके बाद जो राजा बनेंगे वो कोई इतना खास नहीं है, बस आपको उनका कर्म याद करना पड़ेगा। और जो गुप्त वंश से सवाल अधिकांश परीक्षा में पूछा जाता है वो गुप्त वंश के साहित्य को लेकर पूछा जाता है। कालिदास की रचना क्या है, आयुर्वेद के जो जनक है उनकी रचना क्या लेख से मिलती है। यानी कि स्कंदगुप्त से जो सवाल एग्जाम में बन सकते थे वो हमने देख लिया। अब इसके बाद जो राजा बनेगा वो बनेगा पुरुगुप्त। ये जो गुप्त वंश के राजा हैं ये इतने प्रतापी राजा नहीं है और न इनसे इतने सवाल बनते हैं। एक दो सवाल बनता है किसी किसी शासक से, वो भी हम देख लेते हैं। पुरुगुप्त का जो शासन है वो इतना, कुमारगुप्त द्वितीय 73 से 76 तक बैठे थे। ये प्रथम गुप्त शासक है। ये क्या है? प्रथम गुप्त शासक है जिनका लेख सारनाथ से मिला था। और सारनाथ से जो लेख मिला था उसमें इन्हें क्या कहा गया? भूमि रक्षित कुमारगुप्त।
उसमें इन्हें कहा गया था भूमि रक्षित कुमारगुप्त। इसके बाद जो शक बने वो बुधगुप्त बने थे, वो 76 से 94 तक बने। इसके बाद बाला सिंह द्वितीय बने थे, नरसिंह बालादित्य बने थे। नरसिंह बालादित्य जो है ये 94 से 510 तक गद्दी पर बैठे थे। इन्होंने जो हूण शासक मिहिर कुल थे उन्हें पराजित किया था। इनसे ये सवाल बनता है। इसके बाद भानुगुप्त शासक बने, उसके बाद वैन्यगुप्त शासक बने, उसके बाद कुमारगुप्त तृतीय शासक बने और उसके बाद विष्णुगुप्त शासक बने। तो विष्णुगुप्त जो है ये गुप्त वंश के अंतिम शासक है, गुप्त वंश के अंतिम शासक है। तो ये इनके कभी कभी क्या होता है, जो ये परवर्ती जो सवाल बनते हैं एग्ज़ाम में वो पहले वालों से ही बनेंगे, ठीक। और जो ये बाद के जो गुप्त शासक हैं वे इतने इम्पोर्टेंट तो हैं नहीं, लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में इनसे 1-2 सवाल बन जाता है, या फिर इनका क्रम पूछ लेता है कि इनके बाद कौन से राजा बने, इनके बाद कौन से। इस तरीके से आप राजाओं का क्रम ध्यान रखना। और एक जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो है भानुगुप्त का। भानुगुप्त के समय में एक लेख मिलता है 510 ईस्वी में एक लेख मिलेगा यहाँ पर, उसका नाम होगा ऐरण अभिलेख। ऐरण अभिलेख। और ऐरण अभिलेख जो है ये MP में मिलेगा, मध्य प्रदेश में ये मिलेगा। और इसमें यहाँ पर क्या हुआ था, जब ये हूणों के विरुद्ध आक्रमण लड़ रहे थे तो ये भानुगुप्त का एक मित्र था, कुछ किताबों में इसका सेनापति लिखा होता है, ये इसका नाम था गोपराज। ये गोपराज क्या है, ये लड़ते हुए क्या हुआ, ये मारा गया था। और इस गोपराज की पत्नी जो है, इसकी पत्नी जो है सती हो गई थी। तो ये जो ऐरण अभिलेख है ये प्रथम अभिलेख है जिसमें कहीं का वर्णन मिलेगा, सती प्रथा का वर्णन मिलेगा। अब ये जो सती प्रथा का वर्णन जो मिला था वो यहाँ पर मिला था, ऐरण अभिलेख में जो सती प्रथा का वर्णन मिला था वो यहाँ पर मिला था प्रथम बार। इसके बाद भारत में सती प्रथा जो है बड़े ज़ोरों शोरों पर चल जाएगी। सती प्रथा से देखो, जब हर्षवर्धन के जो पिता है प्रभाकर वर्धन, वे उनके बारे में ऐसी अफवाह फैलाई किसी ने कि उनकी मृत्यु हो गई, तो हर्षवर्धन की जो माता है यशोमती वो सती हो गई, ऐसा भी नाम था। डी एल्बुकर्क इन्होंने इसे प्रतिबंधित कर दिया था। ये गोवा में इन्होंने सती प्रथा को प्रतिबंधित कर दिया था। सती प्रथा को जो है राजा राम मोहन राय इन्होंने इसे प्रतिबंधित करवाने के लिए बड़ा लंबा संघर्ष किया था। और सती प्रथा को अंत में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने प्रतिबंधित कर दिया था 1829 में विधान 17 के तहत इन्होंने इसे प्रतिबंधित कर दिया था सती प्रथा को। तो ये सती प्रथा से जो जुड़े सवाल है वो आ जाते हैं इसमें। अब जो है हमने जितने भी गुप्त शासक हुए हैं करीब सभी को देख लिया है। अब हमारा जो इसमें इम्पोर्टेंट सवाल बनेगा वो बनेगा साहित्य पर, वो बनेगा गुप्त काल की रचनाओं पर। अब हमने जो है गुप्त वंश के सभी राजाओं को पढ़ लिया था। अब जो हमारा एग्ज़ाम में जो सवाल बनता है वो रचनाओं पर बनता है। तो यहाँ से कभी कभी सवाल पूछ लेता है, जैसा कालिदास के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि इनकी रचनाओं के बारे में कुछ भी आपसे सवाल पूछ लेगा। तो इस तरीके के सवालों को भी हम इसमें कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम कालिदास को ही देखेंगे। कालिदास जो है इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जा, क्या कहा जाए इन्हें, भारत का शेक्सपियर। ये सवाल इम्पोर्टेंट है, इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जा।
भारत का मैकियावेली किसे कहा जा? चाणक्य को कहा जा। भारत का मिल्टन किसे कहा जाता है? अशु घोष को कहा जाता है। और भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। ये छोटे छोटे सवाल इस तरीके के भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे? कालिदास की रचनाओं को देखेंगे। तो हम कालिदास की रचनाओं को फोकस करते हैं। तो ये कालिदास है। कालिदास के जो नाटक है वो देख लेंगे पहले। मालविकाग्नि मित्रम, मालविकाग्नि मित्रम, ये कालिदास के नाटक है। विक्रमोर्वशीयम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम, ये कालिदास के 3 फेमस नाटक है। कालिदास, इस तरीके से सवाल अगर पूछा जाता है कालिदास का प्रथम नाटक बताओ, तो आप इसी तरीके से सवाल बड़ा उलझ जाता है फिर एग्जाम में। तो इसी तरीके से आप इसे कवर करेंगे। मालविकाग्नि मित्रम प्रथम नाटक है। इसके बाद जो है मालविका और अग्निमित्र की परिणय कथा है। इसके अंदर है क्या? मालविका और अग्निमित्र की परिणय कथा होगी। मालविका और अग्निमित्र की परिणय कथा इसके अंतर्गत आती है मालविका अग्निमित्रम में। विक्रमोर्वशीयम में क्या आता है? उर्वशी और पुरूरवा की कथा, उर्वशी और पुरूरवा की कथा। इस तरीके से एग्जाम में पूछ लेता है कि जैसा पूछा गया दुष्यंत और शकुंतला का जो वर्णन है वो किस में है? तो वो अभिज्ञान शकुंतलम में है। ये ध्यान रखेंगे। ये इसका सर्वश्रेष्ठ नाटक है। सभी नाटकों में पूछा जाए सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, तो ये इसका सर्वश्रेष्ठ नाटक आता है। ये दुष्यंत और शकुंतला जो है इनका मिलन आता है। सबसे पहला जो प्रेम विवाह हुआ था, जो गंधर्व विवाह हुआ था, वो इन दोनों का ही हुआ था। अब इसके जो दो महाकाव्य है, ये ध्यान रखेंगे आप इनके। ये नाटक थे, ये महाकाव्य है। महाकाव्य पहला रघुवंश, दूसरा कुमार संभव। रघुवंश जो है 19 सर्गों में का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। ये 19 सर्गों में विभाजित है और सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। इसके अंदर है क्या? राम के पूर्वजों का वर्णन किया गया है। ये कुमार संभव में क्या है? 17 सर्ग में विभाजित है ये नाटक। प्रकृति चित्रण है इसमें, प्रकृति का चित्रण है। और कार्तिकेय जन्म कथा है, कार्तिकेय की जन्म कथा है, कार्तिकेय की जन्म कथा है। खंड काव्य में आ जाओ। खंड काव्य में क्या है? मेघदूत। सारी रचनाओं में अगर आपसे पूछता है कालिदास की एक सबसे फेमस रचना बताओ, तो आप मेघदूत बताएंगे। सबसे फेमस रचना में मेघदूत है। तो मेघदूत जो है इनकी सारी रचनाओं में सबसे ज़्यादा फेमस जो है वो मेघदूत है। विरही यज्ञ एवं उसकी प्रियतमा का वियोग है इसमें। विरही यक्ष जो था, विरही यक्ष जो है उसकी प्रियतमा का वियोग है इसमें। ऋतु संहार में क्या है? षड ऋतु का वर्णन है। तो मेघदूत और ऋतु संहार क्या हो गए? इसके खंड काव्य हो गए। महाकाव्य रघुवंश और कुमार संभव हो गए। नाटक जो है इनके मालविकाग्नि मित्रम, विक्रमोर्वशीयम, अभिज्ञान शकुंतलम, भारत का शेक्सपियर इन्हें कहा जाता है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखेंगे, जो गुप्त काल में जितने भी नाटक हैं, सभी के सभी गुप्त काल के जितने भी नाटक हैं, सारों की एक विशेष बात रहेगी, ये सारे प्रेम प्रधान रहेंगे। प्रेम प्रधान और सुखांत रहेंगे, यानी कि सुखपूर्वक इनका अंत होगा और प्रेम इनमें प्रधान होगा। अब देखो, ये जैसा मर्चकटिकम है, मर्चकटिकम जो नाटक है वो किसका है? शूद्रक का। ये पूरे गुप्त काल का एकमात्र दुखांत नाटक होगा। पूरे गुप्त काल का एकमात्र दुखांत नाटक जो है वो मर्चकटिकम होगा। मुद्रा राक्षस जो है ये विशाखा दत्त का होगा। देवी चंद्रगुप्तम जो है ये भी विशाखा दत्त की है, दोनों की दोनों पुस्तक। मुद्रा राक्षस जो विशाखा दत्त ने लिखी थी, इसे भारत का जो है प्रथम जासूसी उपन्यास माना जाता है। मुद्रा राक्षस को, मुद्रा राक्षस को क्या माना जाए? तो ये हम वाले मुद्रा राक्षस जो है भारत का प्रथम जासूसी उपन्यास, इसे भारत का प्रथम जासूसी उपन्यास माना जाता है मुद्रा राक्षस को। देवी चंद्रगुप्तम विशाखा दत्त द्वारा करत है ये। अमरकोश ये अमर सिंह द्वारा लिखी गई है। जो
अमरकोश जो है अमर सिंह द्वारा लिखी गई है। चंद्र व्याकरण ये बंगाल का बौद्ध भिक्षुक है, एक चंद्र गोमिन, इसने लिखी थी। कामसूत्र जो है ये वात्स्यायन का लिखा हुआ है। नीतिसार जो है वो कामंदक द्वारा लिखी गई थी। नीतिसार कामंदक द्वारा लिखी गई है। एक देखो पंचतंत्र का सवाल इम्पोर्टेंट है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा द्वारा लिखित पुस्तक है और इसका जो है 50 से भी अधिक भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है, जिनमें 15 भाषा तो विदेशी है। तो सर्वाधिक विदेशी और स्वदेशी भाषाओं में जो अनुवादित पुस्तक है वो पंचतंत्र हो जाती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। एक यहाँ पर हम देखेंगे आर्यभट्ट को। आर्यभट्ट का जो जन्म हुआ था वो पटना में हुआ था। ध्यान रखेंगे, ये इस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं कि आर्यभट्ट का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो पटना में हुआ था, पटना से संबंधित हो गए। इनका जन्म जो है 499 ईस्वी में हुआ था। इनकी जो रचना है वो आर्यभट्टीय है। इन्होंने जो विकास किया था वो दशमलव प्रणाली का विकास किया था। सर्वप्रथम इन्होंने ही बताया था कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। पाई का जो मान होता है 3.1416 वो इन्होंने ही दिया था। और जीरो का और आर्यभट्ट ने क्या दिया था? शून्य का आविष्कार। आर्यभट्ट ने क्या किया था? शून्य का आविष्कार किया था। तो भारत में देखो कितने फेमस गणितज्ञ ज्योतिषज्ञ है। एक ब्रह्मगुप्त है, इन्होंने ब्रह्म सिद्धांत दिया था। ब्रह्मगुप्त ने क्या दिया था? ब्रह्म सिद्धांत दिया था। और इन्होंने ही प्रथम पहली बार जो गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था वो ब्रह्मगुप्त ने दिया था। यानी कि जो पहली बार जो ये वर्णन मिलता है कि पृथ्वी है वो चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, वो किसने दिया था? ब्रह्मगुप्त ने दिया था। और हमें क्या पढ़ाया जाता है? हमें पढ़ाया जाता है कि न्यूटन है वो एक पेड़ के नीचे बैठा था, ऊपर से सेब गिरा और सेब जो है उसके दिमाग में ये आया गिरते ही कि ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। तो ये तरह तरह की किस्से कहानी जो है ये दिखाई जाती है। बाकी जो है ये प्राचीन जो वैज्ञानिक थे हमारे, जो ये ज्योतिषी है, वैज्ञानिक है, ये इन चीज़ों का वर्णन इन्होंने बहुत पहले कर दिया था। अब न्यूटन बताएगा 18वीं सदी में प्रिंसिपिया में जाके इसे ही संशोधित करके लिखेगा, जबकि ब्रह्मगुप्त ने पहले ही बता दिया था पृथ्वी जो है चीज़ों को अपनी ओर खींचती है। और यानी कि गुरुत्वाकर्षण का नियम की जो अवधारणा है वो ब्रह्मगुप्त ने पहले ही दे दी थी। तो ये इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर कुछ पुस्तकों के बारे में भी देख लिया जो गुप्त काल से संबंधित थी। अब जो है लगभग 80% एग्ज़ाम में जितना भी सवाल है इससे गुप्त काल से आएगा वो आपसे कवर हो जाएगा एक ही वीडियो में। आप इसे ध्यान से देखें वीडियो को और इसे थोड़ा समझने का प्रयास करें। और इस वीडियो को जो है आप बार बार देखें और इसे जो है जो भी आपके बहन भाई तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपके मिलनसार है, जो भी तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा उनके साथ भी शेयर करें और वीडियो को भी थोड़ा शेयर करें। धन्यवाद।